लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपुर में बिरजू महाराज काफी दिन रहे। अतः लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का एक मधुर और यादगार संबंध जुड़ा हुआ है। जो बिरजू महाराज थे उनका जन्म हुआ था लखनऊ में और उनका जो बहन थे उनका बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और बिरजू महाराज जी ने रामपुर में भी बहुत दिन तक रहे, इसीलिए उनको लखनऊ और रामपुर से बहुत गहरा संबंध है। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र से ही नवाब साहब के यहाँ नाचते थे, जिससे अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते थे। नौकरी से जान छूटी, इसीलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। जो बिरजू महाराज जी थे उन्होंने 6 साल के ही उम्र में नवाब जी के यहाँ नौकरी करते थे, इसीलिए उनका बाबूजी नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और उनका जो अम्मा थे उन्होंने इस नौकरी से बड़ी परेशान थी। निर्यर्थ की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? तो निर्यर्थ की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। वहां वे कपिला जी, लीला, कृपलानी आदि के संपर्क में आए। जो बिरजू महाराज थे वह निर्यर्थ की शिक्षा के लिए सबसे पहले निर्मला जी के स्कूल में दिल्ली में जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक थे उसमें जाके बिरजू महाराज जी ने जुड़े और वहां वे कपिला जी, लीला, कृपलानी आदि के संपर्क में आए थे निर्यर्थ की शिक्षा के लिए। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें शंभू महाराज चाचा जी और बाबूजी दोनों के साथ नाचे थे। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने अपने चाचा शंभू महाराज और बाबूजी के साथ नाचे हुए थे, तो उन्होंने कलकत्ता में नाचे हुए थे, तो उनको कलकत्ता में पहली बार जब नाचे तो उनको प्रथम पुरस्कार मिला था कलकत्ता में। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज को गंदा उनके बाबूजी ने ही बाधा और तालीम बाबूजी ने ही दिया। जो गद्दा है वह उनके बाबूजी ने ही बांधे थे। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनका बाबूजी का मृत्यु हो गया।
उनके बाबूजी स्वभाव के अच्छे थे और वो अपने जो दुख था वह किसी को बताते नहीं थे उनके बाबूजी, और उन्हें कला से बहुत प्रेम था। बिरजू महाराज ने निर्यर्थ की शिक्षा किसे और कब देना शुरू की? तो बिरजू महाराज ने निर्यर्थ की शिक्षा रसीम जी को करीब 56 के आसपास, जब उन्हें सिखाने वाले की खोज थी तब देनी शुरू की। उस समय बिरजू महाराज को सही पात्र की खोज थी। जो बिरजू महाराज थे वह सबसे पहले निर्यर्थ की शिक्षा रसीम जी को दिए, करीब 56 के आसपास में। जब उन्हें सीखने वाले के खोज था तब उन्होंने देना शुरू किए। उस समय बिरजू महाराज को सही पात्र की खोज था। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आए, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब महाराज जी के जीवन का सबसे दुखद समय हुआ। घर में इतनी भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। उन्हें 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन्होंने 10 दिन के अंदर में 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपए इकट्ठा हुआ। तब 10वां और 13 की और साथ ही साथ बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं उन्हें 50 रुपए का भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यह समय पंडित बिरजू महाराज के लिए उनके जीवन का सबसे दुखद समय था। जब बिरजू महाराज जी का पिताजी का मृत्यु हो गया तब उन्हें बहुत बड़ा दुख आ गया। उनको घर में इतना भी पैसा नहीं था कि उन्होंने 10वां किया जा सके। तब उन्होंने 10 दिन के अंदर में तब उन्होंने 2 दिन प्रोग्राम से 500 रुपए इकट्ठा किए। तब 10वीं और 13 की और साथ साथ बिरजू महाराज काम के तलाश में थे। उन्होंने सोच रहे थे यदि 50 रुपया का भी काम मिल जाए तो भी चलेगा। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचे करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका भरपूर साथ मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किए। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। पिता पुत्र का संबंध रहते हुए भी बिरजू महाराज के चाचा जी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा, पिता पुत्र का नहीं। और महाराज जी भी अपने चाचा जी को हमेशा अपना आदर्श माना और उनके जैसा ही बनने का भरपूर प्रयास किया। जो बिरजू महाराज जी थे उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज बचपन से ही अपने चाचा जी के साथ नाचते थे और चाचा जी को भारतीय कला केंद्र में उनका भरपूर साथ मिला था।
और शंभू महाराज उनके चाचा थे। चाचा होने के बाद भी उन्होंने कभी चाचा और पुत्र के रिश्ता नहीं निभाया, गुरु और शिष्य का संबंध निभाया। कलकत्ते के दर्शकों को प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलकत्ते के एक क्राफेस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते के छात्राओं और दर्शकों ने खूब जमकर प्रशंसा की। सभी लोगों ने उनके नाच की इतनी प्रशंसा की कि तमाम अखबारों में बिरजू महाराज छा गए। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर वे आगे बढ़ते गए। फिर उन्हें अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ कर देखने को जरूरत नहीं पड़ा। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने कलकत्ता में एक प्रोग्राम किए। वहां पर अधिक संख्या में लोगों जुड़कर उनके प्रोग्राम को देखे और उनका प्रोग्राम अच्छा लगा, इसीलिए उनका प्रोग्राम अखबारों में भी बिरजू महाराज का छप गया। वहां से उनका जीवन में एक मोड़ आया। वहां से उनको पैसा का कमी उमी एहसास नहीं होने लगा और उसके बाद उन्हें दुख ही खत्म हो गया। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो बिरजू महाराज के जो दिन साल संगीत भारतीय में बीते हैं उसमें बिरजू महाराज की दिनचर्या था कि सुबह 4 बजे उठना, बेगार नागा किए हुए बेगर नागा किए हुए, चाहे बुखार चढ़ा हो या चाहे खांसी आ रही हो, सुबह 5 बजे से रियाज 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह करना। 3 साल तक उन्होंने खूब रियाज किए, अंधेरा कमरा करके प्रैक्टिस किए करते थे। जब बाद में थक जाते तो जो भी साज हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनिया लेकर बजाते रहते थे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे वह क्या क्या चीज बजाते थे। तो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनिया, बांसुरी, तबला और सरोद इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो बिरजू महाराज की शादी 18 साल के उम्र में ही हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपना सबसे बड़ा गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी के मृत्यु के बाद मां ने घबराकर जल्दी में शादी करा दी। शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से ही महाराज जी नौकरी करते रहे। जो बिरजू महाराज थे उनका शादी 18 साल के उम्र में हुआ और उन्होंने उस विवाह बिरजू महाराज को 18 साल के उम्र में ब्याह करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें
उनका पिताजी का मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो अम्मा था उनको उन्होंने घबराकर जल्दी में शादी कर दिया। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को ही अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें सर्वेक्षित कहते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक फिलिप मैकलीन तैक तीर्थ प्रताप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। व्याख्या करें। 500 रुपए देकर मैं गद्दा बनवाया। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 जीत जीत में निखरता हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज से है। बिरजू महाराज को शिक्षा उनके पिता से ही मिली थी। वे ही उनका आरंभिक गुरु थे। बिरजू महाराज को 500 रुपए के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब बिरजू महाराज ने 500 रुपए पिताजी को दिया तभी पिताजी ने गद्दा बांधा। उन्होंने कहा कि मैं इसका गुरु हूं और इसने नजराना मुझे दिया है। तब 500 रुपए देकर बिरजू महाराज ने अपना पिताजी से गद्दा बंधवाया। इन पंक्तियों से आशा यह झलकता है कि गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा है। इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तभी पिता पुत्र का संबंध रहते हुए बिरजू महाराज के पिता ने गुरु शिष्य का संबंध रखा, पिता पुत्र नहीं। इस प्रकार गुरु की महिमा बड़ी है, मर्याद युक्त है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। जो बिरजू महाराज जी थे उन्होंने 500 रुपए देकर अपने पिताजी से गद्दा बंधवाए। उन्होंने 500 रुपए में 2 प्रोग्राम किए थे। तभी ने उनका पिताजी बोले हम इसका गुरु है, ये हमारे शिष्य है, बल्कि पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक से जिस जीत में निखरता हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध बिरजू महाराज के गुरु शिष्य संबंध से है। जब बिरजू महाराज जी किसी को निर्यर्थ सिखाते थे तो कोई भी कला छुपाते नहीं थे, यानी लड़का लड़की का भेदभाव नहीं रखते थे, समान व्यवहार और समान शिक्षा देते थे। यह नहीं कि किसी को किसी भाववश कुछ सिखाया और कुछ चुरा लिया। अपने बेटे और अन्य शिष्यों में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनकी शिष्यों की प्रति उदार भावना थी कि भीतर मन में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं थी। उनमें यह भेदभाव नहीं था कि बेटे के लिए अच्छी चीजों को चुरा कर रखना है, दूसरों को आधी अधूरा शिक्षा देनी है। इन पंक्तियों से बिरजू महाराज के मनोभाव का पता चलता है। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने लड़का और लड़की का कोई
भेदभाव नहीं रखते थे। वह लड़का और लड़की को दोनों को एक प्रकार का ही शिक्षा देते थे, एक ही प्रकार के व्यवहार देते थे, समान शिक्षा देते थे और अन्य शिष्यों में कोई भी भेदभाव नहीं था। वे नहीं कोई भी शिष्य से कुछ चुराना नहीं चाहते थे। जो अपने बेटे को शिक्षा देते थे वही सब कोई को शिक्षा देते थे। नहीं कि वे अपने बेटे के कोई और शिक्षा और शिष्य के कोई और शिक्षा नहीं, दोनों को समान ही शिक्षा मिलता था। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ उस नाचने वाले का। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास पुस्तक जिस जित मैं निखरता हूँ पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध लेखक के नृत्य और उनके व्यक्तिगत जीवन से है। बिरजू महाराज का कहना है कि मेरे नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, देखने आते हैं, ये मेरे चाहने वाले हैं। लेकिन फिर बिरजू महाराज स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्या, लोग तो मेरे निर्यत की वजह से मेरी तारीफ करते हैं, मुझे चाहते हैं। मेरे और लोगों के बीच जो प्रोग्राम संबंध है वह तो नाच के कारण है, उसमें मैं कहा, वहां तो कला है, नाच है, मैं तो उस नाच का असिस्टेंट हूँ। इन पंक्तियों में बिरजू महाराज अपने को और नाच के बीच लोगों का प्यार सम्मान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सम्मान मेरा नहीं, मेरे नाच का है, मैं तो उसका सहायक हूँ। इस प्रकार कला या गुण स्वपरित है, अतः कला की पूजा होती है और सम्मान मिलती है। जो बिरजू महाराज थे उनका का नाम था कि मेरा नाच को देखने बहुत लोग आता है, बहुत लोग हमारे नाच को देखने आते हैं। और बिरजू महाराज फिर कहते हैं सिर्फ मेरे नाच को देखने हमारे आते हैं, हमें नहीं, वो हमारे नाच के कारण हमें सब चाहते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का काम किया। जो बिरजू महाराज थे उन्होंने अपना सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को माना था। जब बिरजू महाराज नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी, तब बिरजू महाराज पूछते थे कि मेरी नाच कैसा लगा, पिताजी से अच्छा है या खराब। तब उनकी माँ जहां पर उनका कमी रहता था वहां उनकी माँ बताती थी। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज फर्क बताते हुए कहते हैं कि पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खाचा इत्यादि होने के बावजूद
बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियां को धुतते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। उस समय न एयर कंडीशन होता, न ही बहुत अधिक अन्य सुविधाएं, उसके बावजूद उत्साह था। लेकिन आज सुविधा की होते हुए भी कुछ न कुछ कमी निकालने की परिपाटी विकसित हुई। 500 रुपए देकर गद्दा बंधवाने का क्या अर्थ है? तो बिरजू महाराज के पिता ही उनके गुरु थे। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए अपने ही शब्दों में कहते हैं कि यह तालीम मुझे बाबूजी से मिली है। गुरु दीक्षा भी उन्होंने ही मुझे दी है। गद्दा भी उन्होंने ही मुझे बांधा। गद्दा का अभिप्राय यह शेष स्वीकार करने की एक लौकिक परंपरा का स्वरूप है। जब बिरजू महाराज के पिता उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिए तो बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई का 500 रुपए उन्हें दिए। जो बिरजू महाराज के पिता थे वह बिरजू महाराज जी का गुरु थे। उनके पिता में गुरुत्व का भावना था। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते थे। जब बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने उन्हें गद्दा बांधा, गुरु दक्षिणा, जब बिरजू महाराज के पिताजी ने उन्हें गद्दा बांधा तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने 500 रुपए दिए। बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को 500 रुपए दिए गद्दा बांधने के रूप में।